सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 23/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अट नहीं रही है कविता पर आधारित है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है और प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन मास में वसंत आगमन की अद्वितीय सौंदर्य छटा का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्र। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। सट अर्थात समाना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है और कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नए नए कोपले, नई नई कोमल पत्तियां व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। कवि कहते हैं कि ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम अर्थात फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता को मोहित है और इसलिए वह कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ पर मेरी आंखें हट ही नहीं रही है। यहाँ फागुन माह का मानवीयकरण किया गया है। वसंत ऋतु में भी सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, नई नई डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है और यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार है। तो बच्चों, फागुन को वैसे भी ऋतुराज कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द। तो अट, जैसे मैंने पहले बताया, समाना, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट अर्थात समा नहीं रही है। आइए देखते हैं काव्यांश पर आधारित प्रश्न। कविता व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि चारों ओर फैली हरियाली, हरे लाल पत्तों से भरी डालियां कवि को मंत्र मुक्त कर रही है और पत्तों के बीच सुगंधित फूलों के खिलने आदि की अद्भुत सुंदरता को कवि टकटकी लगाए देख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? सबसे पहली बात तो कि फागुन को ऋतुराज कहा जाता है अर्थात ऋतुओं का राजा, क्योंकि उसमें अद्भुत सुंदरता होती है। दूसरा, फागुन माह रोमांचकारी होता है और बसंत का आगमन कवि मन को भी विचलित कर प्रसन्नता से भर देता है। अन्य किसी ऋतु में पेड़ों पर इतने पल्लव पुष्प नहीं होते जितने फागुन के महीने में होते हैं। इस माह में सबसे अधिक फूल खिलते हैं और महकते हैं। हवा में ठंडक और खुशबू फागुन को अन्य ऋतुओं से भिन्न बना देती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों? सोचकर बताइए। तो बच्चों, आप इस प्रश्न को स्वयं करेंगे कि आपको कौन सा महीना या ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और हर किसी को अलग अलग ऋतु या महीना अच्छा लग सकता है। तो यह एक अपनी इच्छा और अनुभव पर आधारित होता है, अपनी पसंद पर आधारित होता है। तो आपको स्वयं सोच कर लिखना है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर आप पर छोड़ देती हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीवता दर्शाई जाए, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो इस उदाहरण में हंसना व मुस्कुराना, ऐसे ही प्रस्तुत कविता में भी मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण ढूंढ करके लिखने हैं। तो आइए देखते हैं मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण। एक बार फिर से कविता पढ़ते हैं और इसमें मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण देखते हैं। तो ये चौथी पंक्ति में हम देखते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो जो सांस लेने वाली बात है वो कोई सजीव व्यक्ति ही सांस ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कोई निर्जीव उड़ नहीं सकता। तो उड़ने के लिए भी सजीव होना आवश्यक है, कोई पक्षी होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री। यहाँ से देखते हैं कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। तो उर में मंद गंध पुष्प माल, तो उर यानी गले में जो माला पड़ी है, तो गला अगर होगा तो किसी सजीव का ही होगा, और उसमें माला तभी डाली जाएगी जब वह सजीव होगा। तो यहाँ इस जगह पर भी, यहाँ पर इन पंक्तियों में भी मानवीयकरण अलंकार है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इस रचना के रचनाकार है, उनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ, और ये मूलतः गढ़जोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला, और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक गतिविधि दी गई है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए, व इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखिए, और आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता भी ले सकते हैं। अर्थात आप सहायक सामग्री की मदद ले सकते हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में के बारे में आपको ये जानकारी इकट्ठा करनी है और इस गतिविधि को करना है। ठीक है बच्चों, ये गतिविधि आप करेंगे। आप इस गतिविधि में उनका चित्र भी लगा सकते हैं, और उनका जीवन कैसे रहा, उनकी व्यक्तिगत जो जीवन था वो कैसा था, उनका साहित्यिक जीवन कैसा था, उनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं, आदि आदि जानकारियां आप अपनी इस गतिविधि में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको समझ आया होगा। तो
मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रसन्न